Hello students, myself Richa Singhal, lecturer in Mechanical Engineering Department from GPC झुंझुनू। आज हम ME 208 थर्मोडायनेमिक्स और आईसी इंजन के यूनिट 8 के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर इंट्रोडक्शन टू आईसी इंजन है। तो हम देखते हैं सबसे पहले तो इंजन होता क्या है, फिर इसको किस तरह से इसको क्लासीफाई किया जाता है, फिर आईसी इंजन क्या होता है, इसका नोमेनक्लेचर क्या है, इसके बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो ये सब कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हीट इंजन। हीट इंजन होता क्या है? इंजन एक ऐसी डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी, फ्यूल की जो केमिकल एनर्जी होती है उसको थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और आगे इस थर्मल एनर्जी को हम यूज़फुल वर्क में यूज़ करते हैं। दैट मीन्स क्या होता है, जो हीट इंजन होता है वो थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है बेसिकली। तो जो थर्मल एनर्जी कैसे मिलती है हमें, जैसे फ्यूल बर्न होता है तो फ्यूल की जो केमिकल एनर्जी होती है वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, हीट जनरेट होगी जब फ्यूल बर्न होगा, तो जो फ्यूल की केमिकल एनर्जी थी वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। फिर इस थर्मल एनर्जी को आगे हम यूज़फुल वर्क में यूज़ करते हैं। मतलब वर्क क्या होता है, जैसे इंजन के थ्रू क्या करते हैं, हम व्हीकल को चलाते हैं तो व्हीकल रनिंग कंडीशन में कब आएगा, जब उसको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी कैसे, थर्मल एनर्जी मिल रही है, उसको फ्यूल बर्न हो रहा है, उसकी केमिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, फिर आगे यूज़फुल वर्क मिलके वो इंजन के थ्रू व्हीकल है वो रन करता है। तो बेसिकली हो रहा क्या है, हीट इंजन के अंदर जो थर्मल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन हो गया। हीट इंजन है, उसको आगे क्लासीफाई किया है इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो दो टाइप का हो गया ये, इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन। आगे इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं हम। आईसी इंजन और एसी इंजन। आईसी इंजन को और एसी इंजन दोनों को आगे सब क्लासीफाई किया गया रोटरी और रेसिप्रोकेटिंग के अंदर। तो रोटरी आईसी इंजन में हो गए आपके ओपन साइकिल गैस टर्बाइन और वैंकल इंजन। रेसिप्रोकेटिंग में हो गए आपके पेट्रोल और डीजल इंजन। तो बेसिकली हम रेसिप्रोकेटिंग इंजन के बारे में पढ़ेंगे। जो रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन होते हैं इसमें पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन इनके बारे में स्टडी करेंगे। और एक्सटर्नल कम्बशन इंजन्स के अंदर, रोटरी इंजन्स के अंदर आ गए स्टीम टरबाइन, क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। और रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स के अंदर आ गए आपके स्टीम इंजन और स्टर्लिंग इंजन। तो जो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं जो रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन्स है वो, और गैस टरबाइंस हो गए आपके, और स्टीम टरबाइंस हो गए। तो ज़्यादा यूज़ यही आते हैं आजकल। ठीक है, तो अब हम आगे इस चैप्टर में रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पेट्रोल इंजन्स और डीजल इंजन्स के बारे में कवर करेंगे। नेक्स्ट है ईसी इंजन और आईसी इंजन। मतलब एक्सटर्नल कम्बशन इंजन क्या होता है और इंटरनल कम्बशन इंजन। तो नाम से पता चल रहा है हमें एक्सटर्नल कम्बशन मतलब जहाँ पे कम्बशन है वो आउटसाइड इंजन होता है, इंजन के बाहर की तरफ कम्बशन होता है। तो ये वो इंजन होते हैं जिनके अंदर कम्बशन है वो इंजन के बाहर होता है, जबकि जो इंटरनल कम्बशन है मतलब सिलेंडर के अंदर ही कम्बशन हो रहा है, इंजन के अंदर ही कम्बशन हो रहा है, तो वो इंटरनल कम्बशन इंजन हो गए। फॉर एग्जांपल हमने लिया जैसे एक्सटर्नल कम्बशन इंजन कौन से थे, आपका स्टीम टरबाइन थे, स्टीम इंजन थे। तो इनके अंदर क्या होता है, जो हीट जनरेट होती है जब फ्यूल बर्न होता है, फ्यूल का कम्बशन होता है, तो उससे क्या होता है, हाई प्रेशर की स्टीम जनरेट होती है। फ्यूल के कम्बशन से हाई प्रेशर की स्टीम जनरेट होती है और फिर इस स्टीम को हम, जो हाई प्रेशर की स्टीम है उसको एज अ वर्किंग फ्लूइड हम यूज़ करते हैं रेसिप्रोकेटिंग इंजन या फिर टरबाइन के अंदर। जो भी आपके स्टीम इंजन है रेसिप्रोकेटिंग या फिर स्टीम टरबाइन है उसके अंदर इस हाई प्रेशर की स्टीम को हम एज अ वर्किंग फ्लूइड यूज़ करते हैं। ये हाई प्रेशर की स्टीम आउटसाइड ऑफ आपके इंजन के बाहर जनरेट हुई है। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल कम्बशन इंजन हो गया जिसके अंदर जो हाई प्रेशर की स्टीम है फ्यूल को बर्न करने से बाहर जनरेट हुई है और फिर इसको एज अ वर्किंग फ्लूइड हमने अंदर टरबाइन के अंदर यूज़ किया या इंजन के अंदर यूज़ किया है। जबकि इंटरनल कम्बशन इंजन के अंदर हमने पेट्रोल और डीजल इंजन के एग्जांपल देखे थे, तो उनमें क्या होता है, जो कम्बशन के प्रोडक्ट्स हैं वो खुद फ्यूल को जो बर्न करते हैं हम, फ्यूल और एयर के मिक्सचर को कम्बशन होता है तो जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो उसके अंदर ही रहते हैं, आपके जो इंजन के अंदर रहते हैं और एज ए वर्किंग फ्लूइड यूज़ करते हैं हम उसको विद इन द सिलेंडर फ्रॉम द वर्किंग फ्लूइड। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हो गए आपके ईसी इंजन और आईसी इंजन कैसे वर्क करते हैं। फिर हम देखेंगे इस चैप्टर में बेसिकली रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन देखते हैं। तो इसमें पेट्रोल इंजन होते हैं और डीजल इंजन होते हैं, तो हम इनको क्या बोलते हैं, पेट्रोल इंजन को हम गैसोलीन इंजन भी बोलते हैं या फिर स्पार्क इग्निशन इंजन भी बोलते हैं। और जो डीजल इंजन है उसको हम कंप्रेशन इग्निशन इंजन भी बोलते हैं। क्लासीफाई करते हैं, आगे क्लासिफिकेशन करते हैं हम, इसके जो बेसिक पार्ट्स हैं वो क्या क्या होते हैं इसी इंजन के। तो ये डायग्राम देखते हैं हम, ये एक स्पार्क इग्निशन इंजन का क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो इसमें बेसिक कंपोनेंट्स देखते हैं हम इसके क्या क्या हैं। तो यहाँ पे हमें डायग्राम में दिख रहा है इसमें मेन क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं सिलेंडर ब्लॉक है, सिलेंडर ब्लॉक हो गया, ऊपर सिलेंडर दिखाया गया है, फिर एक उस सिलेंडर के अंदर पिस्टन है, पिस्टन होता है वो सिलेंडर के अंदर क्या करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है ऊपर नीचे अप एंड डाउन। ठीक है,
और ये दो पाइप्स दिखाए गए हैं, इनलेट मैनिफोल्ड हो गया और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड हो गया, और इधर दो वाल्व लगे हुए हैं, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व, और सिलेंडर के हेड के ऊपर लगा हुआ है स्पार्क प्लग, क्योंकि स्पार्क इग्निशन इंजन का क्रॉस सेक्शन है, मतलब ये पेट्रोल इंजन का डायग्राम है, ठीक है। तो स्पार्क प्लग लगा है यहाँ पे, ठीक है। फ्यूल और एयर का मिक्सचर है, यहाँ इनलेट मैनिफोल्ड से आ रहा है आपका, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड हो गया, उसके बाद में क्रैंक पिन लगी हुई है, एक क्रैंक शाफ्ट दिखाया गया है, नीचे वाला पार्ट होता है जो सिलेंडर का, वो क्रैंक केस हो गया या सम्प हो गया। तो ये इसके बेसिक कंपोनेंट्स हो गए। तो इसमें इंजन के कंपोनेंट्स में फर्स्ट हम देखते हैं सिलेंडर ब्लॉक, ठीक है। ये डायग्राम में दिखाया गया सिलेंडर ब्लॉक। तो सिलेंडर ब्लॉक क्या होता है, ये मेन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है सब कंपोनेंट्स की, सारे जो कंपोनेंट्स है सिलेंडर ब्लॉक के अंदर, इसी के अंदर असेंबल किए हुए हैं, ठीक है। तो सिलेंडर है वो ऐसे सिंगल यूनिट बनाई जाती है, ठीक है। तो सिलेंडर हेड है इसका वो सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर माउंटेड है, जो ऊपर वाला हो गया वो सिलेंडर हेड हो गया। ये पूरी एक असेंबली है सिलेंडर ब्लॉक, इसके अंदर सिलेंडर हेड आ गया और क्रैंक केस आ गया। तो ये बीच में दो जैसे कट स्लॉट्स दिखाए गए हैं, तो इसके ऊपर वाला पार्ट हो गया वो अपर पार्ट कहलाता है सिलेंडर ब्लॉक का, और जो लोअर पार्ट है वो नीचे वाला पार्ट है वो लोअर पार्ट हो गया, ठीक है। सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक आर प्रोवाइडेड विद वाटर जैकेट्स। तो जो सिलेंडर हेड है और सिलेंडर ब्लॉक है इसके अंदर वाटर जैकेट्स लगेंगे अगर वाटर कूलिंग सिस्टम यूज़ किया गया है, और विद कूलिंग फिन्स होता है। अगर एयर कूलिंग वाला सिस्टम यूज़ किया हुआ है, दो टाइप का सिस्टम होता है इसमें, वाटर कूलिंग और एयर कूलिंग। अगर वाटर कूलिंग वाला सिस्टम है तो सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक के अंदर क्या होंगे, वाटर जैकेट्स लगे होंगे, और अगर एयर कूलिंग का सिस्टम है तो कूलिंग फिन्स लगे होते हैं इसके अंदर, ठीक है। जो सिलेंडर हेड है वो इस सिलेंडर ब्लॉक के साथ में बोल्ट्स के थ्रू या स्टड्स के थ्रू टाइटली हेल्ड होता है। ऊपर वाला पार्ट हो गया सिलेंडर हेड है जो इसका, वो सिलेंडर ब्लॉक है, इस पूरे के साथ में बोल्ट के साथ में कसा हुआ होता है। और जो नीचे का इसका जो लोअर पार्ट होता है, बॉटम पोर्शन होता है, उसको हम क्रैंक केस बोलते हैं। क्रैंक केस है या सम्प भी बोलते हैं हम इसको, क्योंकि इसमें जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो फिलअप होता है, ठीक है। तो ये नीचे वाला पार्ट हमने दिखाया सम्प या क्रैंक केस हो गया, इसके अंदर क्या हो लुब्रिकेटिंग ऑयल फिलअप होता है, और जो ऊपर सिलेंडर हेड है वो बोल्ट के थ्रू इसके साथ में कसा होता है सिलेंडर ब्लॉक के साथ। तो ये पूरी एक असेंबली है। फिर सिलेंडर आता है, जैसे नाम से पता है इसकी सिलेंड्रिकल वेसल हो गई, इसकी शेप दिखाई गई है सिलेंड्रिकल हो गई, ठीक है। इसके अंदर पिस्टन है, जो पिस्टन वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है सिलेंडर के अंदर। और इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट वर्किंग फ्लूइड्स हम जैसे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स जो भी फ्लूइड लेते हैं, फ्यूल और एयर का मिक्सचर वगैरह इसके अंदर लेते हैं। तो टाइम टू टाइम इसमें थर्मोडाइनमिक प्रोसेसेस है, जैसे सक्शन हो रहा है या एग्जॉस्ट प्रोसेस हो रहा है, जो हम फोर स्ट्रोक और टू स्ट्रोक वगैरह में देखेंगे। तो जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं थर्मोडाइनमिक प्रोसेसेस टाइम टू टाइम डिफरेंटली वो होते हैं, जिसमें पिस्टन का मूवमेंट होता है रेसिप्रोकेटिंग, टीडीसी से बीडीसी तक, बीडीसी से टीडीसी तक, वो हम आगे देखेंगे कैसे होते हैं। तो हमें देखना है बेसिकली सिलेंडर एक सिलेंड्रिकल वेसल जैसे स्ट्रक्चर हो गई इसकी, और इसके अंदर पिस्टन होता है, पिस्टन का वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, ठीक है। ये सभी पार्ट्स के बारे में यहाँ डिटेल में बताया गया। सिलेंडर ब्लॉक हो गया कवर आपका, सिलेंडर हो गया, उसके बाद आता है पिस्टन। पिस्टन है ये क्या है, सिलेंड्रिकल कंपोनेंट है जो सिलेंडर के अंदर फिट है। इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ कुछ पिस्टन पिंस भी लगी, पिस्टन रिंग्स लगी होती हैं। पिस्टन रिंग्स क्या होती है, पिस्टन की साइड्स में लगी होती है, क्योंकि पिस्टन और सिलेंडर के बीच में कुछ क्लियरेंस छोड़ा जाता है, ताकि दोनों की बाउंड्रीज है वो घिसे नहीं आपस में। जैसे डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये पिस्टन हो गया, ये सिलेंडर की बाउंड्री आ गई, अगर दोनों एक दूसरे के साथ में कॉन्टैक्ट में रहेंगे तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से वियर एंड टियर होगा, इसलिए उनके बीच में कुछ क्लियरेंस रखा जाता है, इसलिए पिस्टन पिन से फिलअप किया जाता है, इसको पिस्टन रिंग्स से फिलअप किया जाता है। तो कुछ अपर पार्ट में जो पिस्टन रिंग्स होती है उनको अपर पिस्टन रिंग्स बोलते हैं, और जो लोअर पार्ट में होती हैं तो वो लोअर पिस्टन रिंग्स होती हैं। तो अपर पिस्टन रिंग्स होती हैं वो ऊपर से फ्यूल एयर मिक्सचर है उसको नीचे आने से रोकती हैं, और जो लोअर पिस्टन रिंग्स है वो नीचे से ऑयल है उसको ऊपर जाने से रोकती हैं। तो ये पिस्टन रिंग्स का काम होता है। तो पिस्टन के बाद आपका मेन पार्ट हो गया पिस्टन रिंग्स। उसके बाद आपका आता है कंबशन चैम्बर। अब यहाँ डायग्राम में नहीं दिखाया है कंबशन चैम्बर, जबकि कंबशन चैम्बर क्या होता है, जो सिलेंडर का हेड है जो आपके वाल से लगे हुए हैं जैसे हेड पे, वो और पिस्टन का जो टॉप है, टॉप पार्ट, ठीक है, उनके बीच में कुछ आपको स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस ही कंबशन चैम्बर होगा एट द टाइम ऑफ कंबशन। तो कंबशन जिस टाइम होगा ना उस टाइम ये कंबशन चैम्बर की तरह एक्ट करेगा, जिसमें फ्यूल और एयर का मिक्सचर होता है वो बर्न होता है, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, द स्पेस एनक्लोज्ड इन द अपर पार्ट ऑफ द सिलेंडर बाय द सिलेंडर हेड एंड द पिस्टन टॉप ड्यूरिंग द कंबशन प्रोसेस इज कॉल्ड द कंबशन चैम्बर।
combustion of fuel and the consequent release of thermal energy results in the building up of pressure in this part of cylinder। तो जब जैसे फ्यूल बर्न होगा, कंबशन होगा उसका, तो प्रेशर बिल्टअप होगा इस पार्ट के अंदर, और जो प्रेशर बिल्टअप होता है इस पार्ट के अंदर, उसी से पिस्टन का मूवमेंट होता है। तभी पिस्टन है वो ऊपर से नीचे जो अपर टू डाउनवर्ड मोशन करेगा, टीडीसी से बीडीसी जाएगा, इस तरह से ये प्रोसेस होता है। तो ये आपका डायग्राम में दिखाया गया है। ये स्पेस जो खाली स्पेस दिख रहा है आपका पिस्टन के टॉप और सिलेंडर के हैंड के बीच में, ये कम्बशन चैम्बर की तरह एक्ट करेगा जब कम्बशन का प्रोसेस होता है तब। ठीक है, उसके बाद में आपके दो मैनीफोल्ड्स दिखाए गए हैं, इनलेट मैनीफोल्ड और एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड, और इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व ये दिखाए गए हैं। तो इनलेट मैनीफोल्ड नाम से पता चल रहा है ये क्या है, एक पाइप की तरह एक्ट है करता है। तो ये पाइप होता है जो कनेक्ट करता है इनटेक सिस्टम को इनलेट वाल्व से, इनटेक सिस्टम को इनलेट वाल्व से, और इसके थ्रू क्या होता है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है वो सिलेंडर के अंदर आता है। ठीक है, इनलेट मैनीफोल्ड एक पाइप की तरह है, इसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, फ्यूल और एयर का मिक्सचर है वो इसके थ्रू अंदर आ रहा है। और जबकि एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड है, इस ये भी एक पाइप की तरह एक्ट करता है। इसके अंदर क्या होता है, एग्जॉस्ट सिस्टम को ये एग्जॉस्ट वाल्व से कनेक्ट करता है, एंड इससे क्या होता है, जो कंबशन के प्रोडक्ट्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में जाते हैं। जैसे फ्यूल एयर बर्न हो गया, उसके बाद जो इसके एग्जॉस्ट गैसेज वगैरह निकलेंगी तो वो इस एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड से होकर एटमॉस्फेयर में जाती हैं। अब उसके बाद आते हैं आपके इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्व्स। ठीक है, तो वॉल्व्स आर कॉमनली मशरूम शेप्ड के पॉपेट टाइप होते हैं। ये दे आर प्रोवाइडेड आइदर ऑन द सिलेंडर, या तो अब जैसे कई उसमें तो जैसे सिलेंडर हेड पे भी लगे होते हैं, और कई बार जैसे टू स्ट्रोक में आप देखेंगे तो साइड में भी लगे होते हैं ये सिलेंडर के। ठीक है, फॉर रेगुलेटिंग द चार्ज कमिंग इनटू द सिलेंडर, जो इनलेट वाल्व होता है उसके अंदर तो क्या चार्ज आ रहा है तो उसको रेगुलेट करके रखता है कि कितने अमाउंट में आएगा कितने में नहीं आएगा, और डिस्चार्जिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ कम्बशन फ्रॉम द सिलेंडर, जो एग्जॉस्ट वाल्व होता है वो क्या करता है, जो कमीशन के प्रोडक्ट्स हैं जो डिस्चार्ज हो रहे हैं उनके अमाउंट को और ये वो कंट्रोल करके रखता है, कि रेगुलेट करके रखता है। ठीक है, ये इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व्स के काम हो गया। उसके बाद आता है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग है तो ये क्या है, कंपोनेंट है टू इनिशिएट द कंबशन प्रोसेस। कंबशन प्रोसेस हमें ऐसे इंजन के अंदर स्टार्ट करना है तो हमें स्पार्किंग की ज़रूरत होती है, तो स्पार्क हम स्पार्क प्लग के थ्रू देते हैं, और ये यूजुअली क्या होता है, सिलेंडर हेड पे लगा होता है। नेक्स्ट आपका आता है कनेक्टिंग रॉड। तो कनेक्टिंग रॉड हम डायग्राम में देखते हैं, ये देखो आपका डायग्राम में दिख रहा है। तो ये कनेक्टिंग रॉड है, ये क्या करती है, इंटरकनेक्ट करती है पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पिस्टन पे लगा है पिस्टन, और नीचे आपकी क्रैंकशाफ्ट दिख रही है। ठीक है, तो किस पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट के बीच में कनेक्टिंग रॉड लगी है, इन दोनों को कनेक्ट करती है, और ये ट्रांसमिट करती है गैस फोर्सेस फ्रॉम द पिस्टन को टू द क्रैंकशाफ्ट। जो भी फोर्सेस मिल रहे हैं पिस्टन से उसको क्रैंकशाफ्ट को ट्रांसमिट करती है। दो एंड से इसके, एक बिगर एंड होता है एक स्मॉल एंड होता है। ठीक है, और जो स्मॉल एंड होता है वो कनेक्टेड टू द पिस्टन बाय गजन पिन। यहाँ गजन पिन देखते हैं हम, पिस्टन से कनेक्टेड है, ये इसका स्मॉल एंड है जो गजन पिन के थ्रू पिस्टन से कनेक्टेड है, जबकि जो बिग एंड है वो उसका क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड है बाय क्रैंक पिन। यहाँ क्रैंक पिन देख सकते हो आप इसको, ये इसका बिग एंड है। कनेक्टिंग रॉड के दो एंड हो गए, स्मॉल एंड हो गया गजन पिन के थ्रू पिस्टन से कनेक्टेड है, जबकि बिग एंड है वो क्रैंक पिन के थ्रू क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड होता है। उसके बाद आप देख रहे हो एक है क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट को हम आउटपुट शाफ्ट भी बोलते हैं इंजन की, इसी पे पावर आती है बाद में, और फिर वर्किंग होता है, मैकेनिकल वर्क मिलता है हमें। तो ये क्रैंक शाफ्ट है, ये क्या करती है, जो पिस्टन का रेसिप्रोकेटिंग मोशन है उसको रोटरी मोशन में कन्वर्ट करती है। पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करती है, ये यूजफुल रोटरी मोशन में, और आउटपुट शाफ्ट की तरह भी काम करती है। इन द क्रैंक शाफ्ट ऑफ ए सिंगल सिलेंडर इंजन देयर आर पेयर ऑफ क्रैंक आर्म्स एंड बैलेंस वेट्स, ये सब लगा होता है, और ये क्रैंक केस के अंदर एनक्लोज्ड होती है। क्रैंक केस नीचे वाला पार्ट था ना जो उसके अंदर एनक्लोज्ड होती है क्रैंक शाफ्ट। ये आपके आ गया। पिस्टन रिंग्स की बात हो ही गई थी कि जो स्लॉट्स होते हैं पिस्टन के उधर, पिस्टन में बीच में स्लॉट्स बने होते हैं उन पे पिस्टन रिंग्स लगी होती है, बताया था। ये एक टाइट सील प्रोवाइड करती है पिस्टन और सिलेंडर वॉल को, ताकि इनकी लीकेज होती है कम्बशन गैसेस का उनको रोकती है। और बताया था मैंने कि जैसे दो रिंग्स होती है, अपर पिस्टन रिंग्स होती है और लोअर पिस्टन रिंग्स होती है। अपर पिस्टन रिंग्स होती है वो फ्रेश चार्ज को नीचे जाने से रोकती है, और जो लोअर पिस्टन रिंग्स है वो नीचे से ऑयल को ऊपर जाने से रोकती है। गजन पिन हमने देख लिया, जो गजन पिन के थ्रू ये कनेक्टिंग रॉड है वो पिस्टन के साथ में कनेक्टेड होता है। इट फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन द स्मॉल एंड ऑफ कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन। ठीक है, ये सब इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गए।
जो ये सब का कवर हो गया। इसके अलावा एक फ्लाई व्हील होता है। फ्लाई व्हील क्या रखता है, वो एनर्जी स्टोर करके रखता है, क्योंकि इंजन के अंदर क्या होता है, पावर स्ट्रोक के अंदर तो हमें पावर मिल जाती है, लेकिन अदर जो स्ट्रोक्स होते हैं जैसे सक्शन स्ट्रोक हुआ, कंप्रेशन स्ट्रोक हुआ या एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो गया, तो उसके थ्रू उसमें भी पिस्टन मूवमेंट कर रहा है, लेकिन पिस्टन मूवमेंट कर रहा है तो उसको पावर चाहिए होगी, तो उस टाइम एट दैट टाइम वो एनर्जी फ्लाई व्हील रिलीज़ करता है। फ्लाई व्हील पावर स्ट्रोक के अंदर तो वो एनर्जी स्टोर करके रखता है, लेकिन उसके बाद अदर स्ट्रोक्स के अंदर जैसे सक्शन स्ट्रोक हुआ, एग्जॉस्ट स्ट्रोक हुआ और कंप्रेशन स्ट्रोक हुआ, इसके अंदर वो एनर्जी पिस्टन को देता है ताकि वो मूवमेंट कर सके। ठीक है, उसके अलावा इसमें गवर्नर भी होता है। गवर्नर का काम क्या होता है, स्पीड रेगुलेट करता है अकॉर्डिंग टू लोड रिक्वायरमेंट्स। जैसे लोड बढ़ गया, अब हमें स्पीड कांस्टेंट रखनी है, तो उसके अकॉर्डिंग फ्यूल सप्लाई हो गई उसको, उसने इंक्रीज़ कर दिया, और अगर लोड कम हो गया, फ्यूल सप्लाई हो गया, उसके अकॉर्डिंग उसने कम कर दिया। तो गवर्नर का काम है स्पीड मेंटेन करके रखना होता है अकॉर्डिंग टू लोड रिक्वायरमेंट्स। स्पीड को कंट्रोल करके रखता है, ये मेंटेन करके रखता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गए कि इंजन के अंदर की ये उसके मेन पार्ट्स हैं। अब उसके बाद में आता है आपका टॉपिक नोमेनक्लेचर। ये सब डिस्कस हो गया। उसके बाद आता है नोमेनक्लेचर। अब इसमें कुछ टर्म्स होती है जो हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले आता है सिलेंडर बोर। बोर क्या होता है, डायामीटर होता है, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट होती है। तो ये नॉमिनल इनर डायमीटर होता है वर्किंग सिलेंडर का, उसको सिलेंडर बोर बोलते हैं। उसके बाद आता है पिस्टन एरिया। तो कैपिटल ए हो गया, उसे डिनोट करते हैं हम इसको। ठीक है, जनरली हम इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में बताते हैं। और ये सर्कल का डायमीटर होता है, जिसका डायमीटर सिलेंडर बोर के इक्वल होता है। ठीक है, तो सर्कल का डायमीटर मान के चलते हैं, तो सर्कल का डायमीटर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर या पाई/4 डी स्क्वायर। तो पिस्टन एरिया यहाँ पे हो जाएगा पाई/4 स्मॉल डी स्क्वायर, और इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर में एक्सप्रेस करते हैं। फिर आता है आपका स्ट्रोक लेंथ। ठीक है, स्ट्रोक एल से, कैपिटल एल से डिनोट करते हैं हम इसको, ये भी यूजुअली में लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो नॉमिनल डिस्टेंस होती है थ्रू विच अ वर्किंग पिस्टन मूव्स बिटवीन टू सक्सेसिव रिवर्सल्स ऑफ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड द स्ट्रोक। मतलब यहाँ पे जैसे दो डेड सेंटर्स होते हैं, आगे हम बात करेंगे टीडीसी और बीडीसी, टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर। तो मतलब पिस्टन की जो सबसे ऊपर वाली पोजीशन होती है उसको टॉप डेड सेंटर बोलते हैं, और जो सबसे नीचे वाली पोजीशन होती है सिलेंडर के अंदर उसको बॉटम डेड सेंटर बोलते हैं। तो उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो स्ट्रोक कहलाती है। तो यहाँ पे भी यही बताया गया कि जो नॉमिनल डिस्टेंस होती है जिसके थ्रू पिस्टन होता है वो मूव करता है टू सक्सेसिव रिवर्सल्स ऑफ इट्स डायरेक्शंस। मतलब टीडीसी तो ऊपर वाली से नीचे वाली में आ गया बीडीसी, अब बीडीसी से वो वापस टीडीसी में जाएगा, तो जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो उसका स्ट्रोक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आती है स्ट्रोक टू बोर रेशियो। स्ट्रोक कैपिटल है डिवाइड बाय बोर स्मॉल डी, तो L/D रेशियो होता है, ये स्टॉक टू बोर रेशियो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है ताकि इंजन का साइज़ हम पता कर सकें। अगर स्मॉल डी इज़ लेस देन कैपिटल एल है तो इसका मतलब अंडर स्क्वायर इंजन है, और अगर स्मॉल डी इक्वल्स टू कैपिटल एल है तो इसका मतलब स्क्वायर इंजन है। अगर स्मॉल डी इज़ ग्रेटर देन कैपिटल एल है, मतलब बोर डायमीटर उसके स्ट्रोक से ज़्यादा है, ठीक है, तो वो ओवर स्क्वायर इंजन हो गया। ओवर स्क्वायर इंजन होता है वो हायर स्पीड पे भी ऑपरेट कर सकते हैं क्योंकि उसका बोर ज़्यादा है और स्ट्रोक छोटा है उसका, तो हम इसको हायर स्पीड पे भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आपके आते हैं डेड सेंटर्स, जिनकी अभी बात की थी मैंने। तो पोजीशन होती है वर्किंग पिस्टन की और मूविंग पार्ट्स की विच आर mechanically connected to it at the moment when the direction of piston motion is reversed at either end of the stroke is called the dead center। ठीक है, तो दो डेड सेंटर होते हैं इंजन के। डायग्राम में आप देख सकते हो टी डी सी बी डी सी, बोर दिखा दिया स्मॉलली, स्ट्रोक लेंथ दिखा दिया। ठीक है, टी डी सी क्या होता है, ये डेड सेंटर होता है। जब पिस्टन होता है वो क्रैंक शाफ्ट से सबसे दूर पोजीशन में होता है। हमने उस डायग्राम में देखा था, क्रैंक शाफ्ट से पिस्टन की पोजीशन देखी थी, सबसे फॉरदेस्ट पोजीशन में होता है, मतलब ऊपर की तरफ हो गया ये जैसे। तो ये टी डी सी हो गया, क्रैंक शाफ्ट से दूर हो गया सबसे। और बॉटम, अगर हॉरिजॉन्टल इंजन की बात करते हैं तो हम इसको इनर डेड सेंटर बोलते हैं। फिर आता है बॉटम डेड सेंटर। ये डेड सेंटर होता है जब पिस्टन होता है नियरेस्ट टू क्रैंकशाफ्ट होता है, और इसको बीडीसी बोलते हैं वर्टिकल इंजन्स में, जबकि हॉरिजॉन्टल इंजन्स में हम इसको आउटर डेड सेंटर बोलते हैं। तो ये दोनों पोजीशंस होती है पिस्टन की होती है। स्ट्रोक लेंथ होती है वो टीडीसी से बीडीसी तक या बीडीसी से टीडीसी तक की जो डिस्टेंस होती है उसको स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सब क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्वेप्ट वॉल्यूम या डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। तो नॉमिनल वॉल्यूम स्वेप्ट बाय द वर्किंग पिस्टन व्हेन ट्रैवलिंग फ्रॉम वन डेड सेंटर टू द अदर सेंटर इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। तो जो वॉल्यूम है ये एक डेड सेंटर से दूसरे डेड सेंटर तक जितना वॉल्यूम कवर कर रहा है वर्किंग पिस्टन मूवमेंट करने, तो वो उसका स्वेप्ट वॉल्यूम कहलाता है। मतलब टीडीसी से बीडीसी तक का जो वॉल्यूम हो गया वो वी एस से डिनोट करेंगे हम स्वेप्ट वॉल्यूम तक। तो
कैपिटल ए इंटू एल, एरिया पिस्टन एरिया इंटू लेंथ, पाई बाई 40 स्क्वायर एल, ये हो गया स्वेप्ट वॉल्यूम। उसके बाद आ गया क्यूबिक कैपेसिटी या इंजन की कैपेसिटी। अगर इंजन की कैपेसिटी निकालनी है तो हम जो स्वेप्ट वॉल्यूम या डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम है उसको नंबर ऑफ सिलेंडर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वी एस इंटू के यहाँ पे क्या नंबर ऑफ सिलेंडर्स है, वी एस यहाँ पे स्वेप्ट वॉल्यूम है, तो ये क्यूबिक कैपेसिटी या इंजन की कैपेसिटी को बता रहा है। उसके बाद में एक टर्म आती है क्लियरेंस वॉल्यूम। तो ये क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है, नॉमिनल वॉल्यूम ऑफ द कंबशन चैम्बर होता है अबव द पिस्टन व्हेन इट इज़ एट टीडीसी। ठीक है, जब पिस्टन टीडीसी पोजीशन पे है तो जो कंबशन चैम्बर का वॉल्यूम है, तो कंबशन चैम्बर कौन सा होता है, जो पिस्टन का हेड हो गया और सिलेंडर का हेड हो गया, पिस्टन का जो टॉप हो गया और सिलेंडर का हेड है उसके बीच का जो डिस्टेंस है, बीच का जो डिस्टेंस है उसमें कंबशन चैम्बर हो गया, वो उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्लियरेंस वॉल्यूम हो गया, जो डायग्राम में दिखाया गया है। टीडीसी और सिलेंडर हेड के बीच में जो वॉल्यूम है वो क्लियरेंस वॉल्यूम हो गया, उसको बीसी से डिनोट करते हैं हम। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर क्यूब में हो गया और आपका जो स्वेप्ट वॉल्यूम था वो भी सेंटीमीटर क्यूब में हो गया। अब उसके बाद में एक टर्म आती है कंप्रेशन रेशियो। तो कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, इट इज़ इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। तो यहाँ स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर बराबर वी टी बाई वी सी। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो गया, वी सी प्लस वी एस। तो जैसे डायग्राम में क्लियरेंस वॉल्यूम हो गया वी सी ऊपर का, ठीक है, और फिर बाकी टी डी सी से बी डी सी तक का जो हो गया वी एस स्वेप्ट वॉल्यूम। तो वी सी प्लस वी एस इक्वल्स टू वी टी टोटल वॉल्यूम हो गया। तो कंप्रेशन रेशियो बराबर टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम, वी सी प्लस वी एस अपॉन वी सी, तो 1 प्लस वी एस बाई वी सी, ये आपका कंप्रेशन रेशियो होता है। तो ये सारी टर्म्स होती है, टर्मिनोलॉजीज होती है बेसिक जो हैं, वो हम आगे पूरे आइस इंजन के अंदर यूज़ करते हैं। ये हमने ऑटो साइकिल्स वगैरह में निकाला था, कंप्रेशन रेशियो एफिशिएंसी निकाली थी, वहाँ पे भी यूज़ किया था। सो थैंक यू सो मच।